तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में हम जो मेन क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड आंसर में, उसका सब क्वेश्चन वन ये है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी। तो हमें एक चार्ट बनाना है किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में, हमें डिफरेंस बताने, कुछ पॉइंट्स लिखना होगा उसके। तो फिर इसके हम डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर किनेटिक एनर्जी की। द एनर्जी व्हिच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द किनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो किनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन की वजह से स्टोर रहती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है। वो उसके पर्टिकुलर स्टेट में या फिर उसके पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप कहीं मोशन आ जाए, वर्ड की मोशन से रिलेटेड कुछ है, तो उसके पास किनेटिक होगी। या फिर अगर मोशन वगैरह कुछ लिखा नहीं हुआ या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट या पोजीशन है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। किनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एम जी एच है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बॉडी इज थ्रोन, सपोज करो एक बॉल है, उसको अपने ऊपर फेंका है, थ्रोन आप है, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट, वहां पर उसकी जो किनेटिक एनर्जी वो मिनिमम है। तो एक्चुअली जब आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुक जाता है ना। ऐसे ही होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो रुक जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो जिस हाइट पर वो जाके रुकता है, वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब किनेटिक एनर्जी वहां पर जीरो हो जाती है। किनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई मैक्सिमम हाइट पे, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम हो गई, क्योंकि एमजीएच यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, है ना। किनेटिक जीरो हो गई, मिनिमम हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो किनेटिक एनर्जी होती है वो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग कोलिजन, ऐसा होता है। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती है, वो यूनिक होती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब क्वेश्चन टू डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द derive the formula for the kinetic energy of an object of mass m moving with velocity v। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है, इसको हमें v वेलोसिटी से मूव करना है। अब सोचो कैसे मूव करोगे? ऑलरेडी रेस्ट में रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली मूव करेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे। जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ आगे चले जाएगा, है ना। तो ये कैसे हुआ? इसने जो एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया, डिस्टेंस जो कवर किया है, ये कैसे किया है? इनिशियल वे उसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। बट जो हमने फोर्स लगाया ना एम मास पर, उसके वजह से एक्सीलरेशन आ गया। जब एक्सीलरेशन आ गया, कुछ वेलोसिटी उसके पास आ गई, है ना। कुछ टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 80 आ गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कुछ जो v है वो उसके पास कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी आ गई उसके पास। और जब वेलोसिटी आ गई तो वो कुछ s ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस। और इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अगर हम ये यूज करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू जीरो है। तो कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया और उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का केस। तो यही मैंने वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूव्स बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हियर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, हमने फोर्स लगाया तब वो मूव कर रहा है। Let the applied force generate an acceleration in the object, and after time t, the velocity of the object become v.
द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज एस। ठीक है, आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। तो वही v हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, और s भी कैलकुलेट करके दिखाया मैंने आपको। वही हम इक्वेशंस में लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो वर्क डन हुआ है, हमने फोर्स लगाया है और वो s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट। जो वर्क डन होगा वो fs होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। और जो हमने फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम ए होती है ना। फोर्स लगा जो हम फोर्स लगा रहे हैं फिजिकल टू एम ए होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये लिखना पड़ेगा कि हम यूज कर रहे हैं यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर ये फॉर्मूला देकर इक्वेशन 2 इसको डिनोट करना होगा। तो जो फोर्स का फॉर्मूला एम ए, उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वर्क के फॉर्मूले में। तो हम वर्क को लिख सकते हैं एम ए एस। अब जो एस की वैल्यू है, जो लास्ट स्लाइड में बताया, जो एस की वैल्यू है वो कितनी है, हाफ ई टी स्क्वायर है। वो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि सेकेंड किनेमैटिकल इक्वेशन की लिखना पड़ेगा, यूजिंग सेकेंड किनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। ये पूरा ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एस आ गया हाफ ई टी स्क्वायर, इसको डिनोट करेंगे इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 3 क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और इक्वेशन 1 क्या है, एफ एस। तो जो एस की वैल्यू है इक्वेशन 3 जो है उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे कि वर्क इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स ही एक तरह से, और जो हाफ ए टी स्क्वायर है वो एस है। तो यहाँ पर डबल बार ए आ गया ए, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर को हम एक होल ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं ए टी का होल स्क्वायर है ये। तो वर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट किनेमैटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, और टी विच इज इक्वल टू, अभी मैंने कैलकुलेट किया था उसको प्रीवियस स्लाइड पे, तो हम लिख सकते हैं कि जो v है वो ए टी के बराबर है। ठीक है, v इज इक्वल टू ए टी आ गया। और जब हम इसका होल दोनों साइड में जब स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए टी का होल स्क्वायर आ जाता है ना। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 डिनोट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, जब हम इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 5 क्या थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 4 क्या थी यहाँ पर, हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर। तो ए टी के होल स्क्वायर की जगह हमने सिर्फ क्या किया है, बी स्क्वायर प्लेस किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं जो किनेटिक एनर्जी है, द किनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है ऑब्जेक्ट में वो इक्वल है वर्क के, और वर्क कितना है यहाँ पर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अ, आपको ये समझेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, जीरो है। क्यों, यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। बट फाइनल में क्या हो जाता है कि उसने कुछ गेन किया ना, जीरो से हाफ एम बी स्क्वायर, जो कुछ उसने गेन किया है वही वर्क के बराबर है एक तरह से। तो हम लिखते हैं कि जो कैनेडियन ने जो गेन है वो वर्क के बराबर है, और वर्क किसके बराबर है, हाफ एम बी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि सपोज कर लो एक बॉल है एच हाइट पर, उसको रखा हुआ है, और जब हम वहां से उसको ड्रॉप करते हैं, इनिशियली उसके पास कुछ किनेटिक एनर्जी होगी, जब वो ग्राउंड पे हिट करता है ना तो उसके पास किनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होती है जब वो ग्राउंड पे हिट करता है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो इनिशियल पोटेंशियल भी उसके पास जो है वो ही कन्वर्ट हो गया किनेटिक एनर्जी में जब वो हिट करता है ग्राउंड पर। तो इसको प्रूव हम करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, और मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूं कि पॉइंट ए किसको हम कंसिडर कर रहे हैं, हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है,
बी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस वर्टिकली बिलो ए, मतलब एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए से जब हम नीचे आते हैं ना थोड़ा सा, तो एक्स डिस्टेंस हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। सी पॉइंट क्या है? ग्राउंड पर डायरेक्टली बिलो ए एंड बी, ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो सी पॉइंट है। और टोटल ग्राउंड से कितनी है ए हाइट? एच। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जीज कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की ए पर, बी पर एंड सी पर। तो पॉइंट ए पर जब मैं देखूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना, हाफ एम यू स्क्वायर। जब यही जीरो है तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सिंस यू इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। और ए पर जब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर, तो एम जी एच आता है, क्योंकि एच हाइट पर रखा हुआ है। पोटेंशियल जी कितनी आ गई? एम जी एच। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक होती है प्लस पोटेंशियल होती है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा कि यहाँ पर जीरो है, एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसको हम इक्वेशन 1 डिनोट करते हैं। पॉइंट बी पर क्या होगा कि बी वी बी, हमने ये जो है ना वी बी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी वी बी है, ठीक है। तो ए से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस एक तरह से उसने ट्रेवल किया? एक्स। एस इज इक्वल टू एक्स। ए से बी पर आने के लिए उसने कितना ट्रेवल किया? एक्स डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो जब हम यहाँ पर थर्ड किनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u तो जीरो है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे a की जगह हम यहाँ पर g रखते हैं, s की जगह x रखते हैं, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। और जब हम किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, तो वी बी स्क्वायर की जगह हम 2gx रख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वी बी स्क्वायर वी राइट 2gx। टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किनेटिक एनर्जी क्या आती है? mgx। और पॉइंट बी पे ना हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। किनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgx आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जो हाइट है वो h माइनस एक्स कैसे आ गई? हाइट तो x होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो x था ना वो a से लेकर था, a से लेकर, a से जब हम नीचे आते हैं वो x था। लेकिन जब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं तो हम ग्राउंड से कैलकुलेट करते हैं ना हाइट, ऑब्वियसली। तो जब हम ग्राउंड से हाइट कैलकुलेट करेंगे वो h माइनस एक्स होगा। आप समझ पा रहे हो ये कि h माइनस एक्स कैसे आया हाइट? क्योंकि ग्राउंड से कैलकुलेट करते हैं हम। तो पोटेंशियल जी क्या आ जाएगा? एम जी एच माइनस एक्स। जब हम इसको ओपन करेंगे, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो पोटेंशियल जी क्या आ गया? एम जी एच माइनस एम जी एक्स। टोटल एनर्जी में हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करेंगे। काइनेटिक क्या है? एम जी एक्स। पोटेंशियल एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया एक तरह से। और तो फिर क्या बचा? एम जी एच। तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर भी क्या आया? एम जी एच। इक्वेशन 2 डिनोट करते हैं इसको। अब हम पॉइंट सी पे कैलकुलेट करेंगे किनेटिक यहाँ पर। तो वी सी क्या है? वी सी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, कितना डिस्टेंस उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया? h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? g है।
ए की जगह जी आ जाएगा, एस की जगह एच आ जाएगा, तो वी सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, वी सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2gh। तो इन प्लेस ऑफ वी सी सी स्क्वायर वी राइट 2gh, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किनेटिक एनर्जी क्या आ गई, mgh। यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली ग्राउंड पर है, सी पॉइंट हमने बताया था ग्राउंड पर है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाइट जीरो होगी ना ग्राउंड पे, तो हाइट जीरो ही होगी, तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा। और टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh प्लस जीरो, क्योंकि काइनेटिक क्या है, mgh है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh। इक्वेशन 3 डिनोट करते हैं इसको। तो जब हमने पॉइंट ए पर कैलकुलेट किया, टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh, पॉइंट बी पर क्या थी, mgh, सी पर क्या थी, mgh, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3। इससे क्या पता चलता है कि जो किनेटिक एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, लास्ट में क्या हुई, किनेटिक एनर्जी mgh, मतलब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो गया किनेटिक में एट द एंड। समझ पा रहे हो आप, तो हमने इसको प्रूव कर दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर ना डिटरमाइन करना है वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हमें जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री है विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सपोज कर लो कि एम मास का ये ऑब्जेक्ट है, एफ फोर्स ऐसे लगा रहे हो 30 डिग्री एक्स एक्सिस से आप, तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और डिस्प्लेसमेंट उसकी यहाँ पर हो रही है एस। तो वर्क डन बाय द गिवन फॉर्मूला इज इक्वल टू W which is equal to Fs cos theta, Fs cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यहाँ पर क्या होता है, √3/2 होता है ना, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है एग्जैक्टली cos की, तो मैं बता दूं आपको कि cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए थी √3/2, तो एफ एस √3/2 इज द आंसर, वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के पास जीरो मोमेंटम है, उसके पास कुछ मोमेंटम है ही नहीं, बिल्कुल जीरो मोमेंटम है, तो क्या उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? इसका आंसर है नहीं हो सकती। द ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सपोर्टिंग पॉइंट्स हमारे पास हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे, देखते हैं। सबसे पहली बात, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मोमेंटम ही जीरो है, जो p होता है ना, विच इज इक्वल टू m क्रॉस v, अगर मोमेंटम ही जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्योंकि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब अगर मास ही जीरो हो गया तो फिर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, है ना, तो मास तो जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मोमेंटम जीरो है, इट इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ mv स्क्वायर, सिंस जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो फिर उसका होल स्क्वायर भी ऑब्वियसली जीरो होगा, so kinetic energy will also be zero. Thus, if an object has no momentum, it cannot possess kinetic energy. Question number 6 यहाँ पर क्या है, why is the work done on an object moving with uniform circular motion zero? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वो ऑब्वियसली सपोज कर लो कि ये सेंटर पॉइंट है और ऑब्जेक्ट, परफेक्ट सर्कल बनाना मुश्किल होता है फ्री हैंड में,
बट स्टिल आई विल ट्राई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। अब देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो सेंटर की तरफ लगता है ऐसे, और ये ना अलोंग रेडियस लगता है। बट जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ जा रहा है, मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, एस के। Hence, at every instant of the displacement of the object is tangential to the radius of the circle, thus they are perpendicular to each other। क्योंकि जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा, एफ और एस के बीच में जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। तो cos 90 मैंने अभी बताया आपको कि जीरो होता है, तो जब हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो ये जीरो होगा, तो ओवरऑल टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं hence the work done on an object moving with uniform circular motion is zero। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चूज वन और मोर करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर एक एक ऑप्शन या एक से ज्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, सो देखना पड़ेगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी डैश। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 2 है जूल इज द यूनिट ऑफ। तो ये फोर्स का यूनिट नहीं है, नहीं है, वर्क का है, पावर का नहीं है, एनर्जी का है। तो इसका आंसर आएगा बी एन सी, एंड लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, ई एन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। Which are the following forces involved in dragging a heavy object on smooth horizontal surface have the same magnitude? तो यहाँ पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन्होंने लिखा है, तो फ्रिक्शन तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इसका कुछ रोल ही नहीं है फ्रिक्शन का। और ये बोल रहे हैं ना कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो दो फोर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ऑब्जेक्ट पर लगेगा, और जो रिएक्शन फोर्स होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, पावर इज द मेजर ऑफ। देखो पावर को जो फॉर्मूला होता है ना, वो वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। तो जो द रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन, तो कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है वर्क का, टाइम और वर्क को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, तो ये आंसर होगा हमारा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, नहीं। द स्लोनेस, देखो टाइम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, वर्क और टाइम को लिंक कर रहा है, तो वो पावर ही है। पावर वो है जो वर्क और टाइम को लिंक करता है, तो ये आंसर आएगा ए एन सी। प्रीवियस स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ बी एन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, while dragging और lifting an object नेगेटिव वर्क इज डन बाय। देखो नेगेटिव वर्क का मतलब आपको पता है क्या, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है, अपोजिट है, एक तरह से 180 डिग्री इनके बीच में है, और मतलब बिल्कुल अपोजिट ही है पूरा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। तो अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे लगता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क होगा, ग्रेविटेशन फोर्स है। और जब हम ड्रैग करते हैं ना, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है मोशन को, तो ये आंसर होगा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मतलब एक तरह से मोशन को अपोज करता है। अगर हम ड्रैग भी करके लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, आगे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बट ऑब्जेक्ट तो आगे जा रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स, तो बी एंड सी द आंसर। रीराइट द rewrite the following sentences using proper alternative। The potential energy of your body at least when you are। देखो आप चेहरे पे सेट करोगे तो कुछ आप
हाइट पर होंगे, है ना, ग्राउंड से। तो लीस्ट बोला है, मतलब सबसे कम, मिनिमम होनी चाहिए। किस केस में सबसे मिनिमम है, वो कह रहा है। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे सिट करोगे तो भी आपका जो हेड है एक तरह से क्या होगा कि ऊपर होगा, है ना। मतलब आपकी जो लेग्स होंगे वो तो सपोज कर लो कि नीचे ही है, ग्राउंड पर ही है, बट आपको जो हेड है, जो अपर बॉडी पार्ट है वो ऊपर रहेगा, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है स्टोर। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ऑब्वियसली फिर मतलब कि वो जो आपका हेड है और अपर बॉडी पार्ट है, फिर लोअर बॉडी पार्ट है, वो भी एक तरह से ग्राउंड के ऊपर है कुछ डिस्टेंस पे, अलग अलग। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एट लीस्ट बोला है, मतलब हमें, मतलब किस पर्टिकुलर केस में कम हो सकती है, बट हमें सबसे कम निकालना है। तो स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप स्लीप कर जाओगे ग्राउंड पे एक तरह से, है ना, तो यहाँ पर सबसे कम, क्योंकि हेड भी आपका एक तरह से ग्राउंड पे है, पूरी बॉडी पार्ट एक ग्राउंड पे है। तो लीस्ट बोला है, मतलब मिनिमम, सबसे कम किस में है, आंसर आएगा सी, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड रिमेन अनचेंज, ऑफ कोर्स चेंज नहीं होता वो, है ना। आपने वो केस देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी तो हर एक ए बी सी हर एक पॉइंट पे तो एम जी एच ही है, सेम ही है। तो टोटल एनर्जी अनचेंज रहता है, वो डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस टू 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर v वेलोसिटी से कार जा रहा है, ठीक है, और अगर हम उसको वेलोसिटी 4 टाइम्स कर दें, तो पोटेंशियल जी क्या होगा, विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जी तो मोशन से लिंक्ड ही नहीं है। अगर यहाँ पर होता किनेटिक एनर्जी तो हम यहाँ पर बताते हैं, है ना, बट यहाँ पर पोटेंशियल जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल जी तो रिमेन अनचेंज होगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल किनेटिक एनर्जी पूछता, तो इसका आंसर ये होता 16 टाइम्स, क्योंकि बी का जब हम उसको होल स्क्वायर करते हैं तो फिर 4 का होल स्क्वायर 16 आता है। तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम ओरिजिनल एनर्जी से बढ़ जाएगी, बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगा, विल नॉट चेंज, क्योंकि उसका कुछ लिंक ही नहीं है मोशन से। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता ही है, अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा आंसर आ जाएगा विल नॉट, डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, इनिशियल वेलोसिटी में उस पर थोड़ी डिपेंड करता है। मेन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है कि दो एल्यूमिनियम चैनल लेने हैं डिफरेंट लेंथ के, और हमें सेम साइज और वेट के दो बॉल्स लेने हैं, और दोनों को अपर एंड से सेम हाइट रखना है, और उनको ड्रॉप करना है वहां से, सेम हाइट होगा। तो जैसे वो रोल डाउन करेंगे वो सेम डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है। एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल्स विच एनर्जीज डू द बॉल हैव, तो जब यहाँ पर उनको जब रिलीज कर रहा है, एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग, वो कुछ पर्टिकुलर हाइट पर है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी उस समय। जैसे जैसे बॉल रोल डाउन करते जाएंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होते जाएगी काइनेटिक में, क्योंकि जो बॉल है अब वो मोशन में है, कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, तो जो पोटेंशियल है वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में। पूछा है कि व्हाई डू द बॉल्स कवर सेम डिस्टेंस ऑन रोलिंग डाउन, since they have equal weight and are released from the same height, they will cover the same distance. अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इवेंचुअल टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी बॉल्स की। देखो यहाँ पर बॉल कंसिडर करो कुछ एम मास का,
जब वो h हाइट पे था, ठीक है, और वो जब ड्रॉप करते हैं तो नीचे आ जाता है, इसके पास यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगी, बट बाद में जब वो ग्राउंड पे हिट करता है उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब कुछ किनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और ग्राउंड पर हाइट जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, मतलब जो पोटेंशियल है वही किनेटिक में कन्वर्ट हो गई। जब मैं ग्राउंड पर इवेंचुअली, मतलब लास्ट में, एट लास्ट, एट लास्ट पूछ रहा है, जब वो हिट करता है ग्राउंड पे तब क्या सिचुएशन है, जो टोटल एनर्जी होगा वो किनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल उस टाइम पर जीरो होगी क्योंकि हाइट जीरो है, पोटेंशियल जीरो होगी, तो total energy would be equal to the kinetic energy. The total energy of the ball will eventually be in the form of kinetic energy. क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि which law related to the energy does the above activity demonstrate? जो above activity है वो demonstrate करता है law of conservation of energy, क्योंकि जैसे जैसे बॉल रोल डाउन करता है जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती है और जो किनेटिक है वो इंक्रीज हो रहा है, और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड नहीं हुआ, कुछ रिमूव नहीं हुआ, है ना, energy can neither be created nor be destroyed, thus potential that decreases in fact being converted to kinetic energy, जो potential decrease हो रहा है वही kinetic में increase हो रहा है, और जब ग्राउंड पे आता है पोटेंशियल पूरी जीरो हो जाती है और वो पूरा किनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर। इलेक्ट्रिक पंप आपको पता है कि जो वाटर को लाइक अगर एक सपोज कर लो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो पंप क्या करता है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे क्या वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली करवा देगा, नहीं तो आप कैसे उठा के बार बार लेके जाओ, तो हम पंप का यूज करते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर ही नहीं, अगर आपको और ऊपर तक पहुंचाना है वाटर को, सप्लाई करना है, तो पंप का हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पंप का हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, ये गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर विल बी द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक मिनट में कितना पानी 10 मीटर हाइट तक ऊपर, मतलब 10 मीटर हाइट तक कितना पानी, हमें ये बताना है। तो गिवन हम देखते हैं क्या है, पावर दे रखा है इलेक्ट्रिक पंप का 2 किलो वॉट आवर, इसको हम 2000 वॉट भी लिख सकते हैं, और ये जो वॉट है ये क्या है, यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ पावर है, इसको क्या कहते हैं, हम वॉट कहते हैं। हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखा है। टाइम कितना, एवरी मिनट, मतलब एक मिनट में हमें कैलकुलेट करना है। एक मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड्स में। तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि मास ऑफ वाटर, कितना पानी गया है एक मीटर, एक मिनट में 10 मीटर ट्रैवल करके पानी कितना गया है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय टाइम। सॉल्यूशन, यहाँ पर हम m कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें m कैलकुलेट करना है ना, मास कितना पानी गया है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला ये था, p इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय टाइम। हम क्या करते हैं कि जो t है इसको यहाँ बेचते हैं, pt हो गया, और ये हो गया mgh, और ये जो gh है इसको हम नीचे भेजते हैं क्योंकि हमें m कैलकुलेट करना है ना, तो m लिख सकते हैं हम pt डिवाइड बाय gh, ऐसे करके हम m कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर कैसे मैंने किया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पावर कितना था 2000, पावर कितना था 2000, और टाइम 60 सेकेंड्स था, जी 9.8, और हाइट 10 मीटर। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 क्रॉस 60, जब हम यहाँ पर इसको 9.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये होगा 98। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लो कि 200 इसको ले लो और 600 इसको ले लो, है ना, कि एक जीरो इसको दे देते हैं और 98 से डिवाइड करते हैं। तो 98 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं 200 को,
तो 2.04 आता है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 2.04 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 4 ज़ा 24, 0 2 6 टू द 12, यहाँ पर पॉइंट आएगा 1.24 और यहाँ पर 2 जीरो भी है तो हम लिख सकते हैं 1224। और अप्रोक्सीमेटली जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है वो आती है 1224.5 kg। तो हम लिख सकते हैं वाटर लिफ्टेड बाय पंप इज 1224.5 kg। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर 1200 वॉट, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन हम कहते हैं, है ना, कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं हमें कभी कभी। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी हमें पावर दे रखी है 1200 वॉट। अगर हम उसको डेली यूज करते हैं 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए हम डेली यूज करेंगे, मतलब आज 30 मिनट्स, डे वन में भी 30 मिनट, कल भी 30 मिनट्स, तो डेली हमें 30 मिनट्स इसको यूज करना है। तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जैसे कि अप्रैल में कितने 30 डेज होते हैं, हर दिन 30 मिनट्स यूज करना है हमें। तो जितने टाइम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वही पूछ रहा है कि पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में 30 डेज में टोटल कितना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम हुआ है। गिवन देखते हैं सबसे पहले क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन 1200 वॉट। इसको किलो वॉट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 किलो वॉट। टाइम कितना है 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। और जैसे कि 30 मिनट्स को आप लिख सकते हो, 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ आवर, है ना, आधे घंटा, हाफ आवर। 0.5 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज विच इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया 15 आवर्स पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में। फाइंड क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम which is equal to electrical power multiplied by time which is equal to 1.2 kilowatt hour और सॉरी 1.2 किलोवाट और 15 आवर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 15 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी था 6 हो गया, क्रॉस 2 1 यहाँ पे 0 8 और एक पॉइंट था यहाँ पर, टोटल आ गया 18। तो 18 किलोवाट आवर और इसको हम लिख सकते हैं 18 यूनिट्स, क्योंकि 1 किलो वाटर कितना होता है, 1 किलो वाटर 1 यूनिट होता है। तो हम लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय द आयरन इज 18 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। सपोज कर लो कि एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया है 10 मीटर से, जब वो ग्राउंड पे आता है वापस से वो कोलाइड करके ऊपर रिबाउंड करता है, ठीक है। तो क्या जब वो रिबाउंड करेगा तो वो सेम हाइट पर जाएगा क्या, जिस हाइट पे ओरिजिनल था? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ पर ना एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जितनी भी उसकी एनर्जी लॉस के पास जो है, बाद जो एनर्जी बचती है लॉस के बाद, उस एनर्जी से वो पर्टिकुलर हाइट पर जाता है और वो कम होती है। तो यही कह रहे हैं कि जो एनर्जी लॉस यहाँ पर है वो 40% है। तो गिवन डेटा जब हम देखते हैं तो इनिशियल हाइट हम कंसिडर करते हैं h1 को 10 मीटर्स, और जो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी मानते हैं कि जब वो 10 मीटर पे था, सपोज कर लो उसकी जो, मतलब कि एक तरह से 100 वैल्यू है, कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी हम 100 कंसिडर करते हैं कि 10 मीटर पर उसकी कुछ 100 होगी, सपोज कर लेते हैं ऐसे ही। और
जो 40% लॉस हुआ है उसके बाद जो फाइनल उसकी जो पोटेंशियल होगी वो 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 60 होगा, कि उसके पास 60 अभी है क्योंकि 40 लॉस हो चुका है 100 में से। तो हमें फाइंड कर रहे हैं कि जो फाइनल हाइट है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का विच इज इक्वल टू एम जी एच। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी 1 निकालेंगे जो है एम जी एच 1, इसको इक्वेशन 1 देंगे। पोटेंशियल एनर्जी 2 विच इज इक्वल टू एम जी एच एच 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो पीई 2 डिवाइड बाय पीई 1 इज इक्वल टू एम जी एच 2 डिवाइड बाय एम जी एच 1। तो यहाँ पर एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच 2 डिवाइड बाय 100, क्योंकि एच 1 100 है। 10 यहाँ पर जाएगा, तो कैलकुलेशन में दोबारा दिखा देता हूँ आपको करके कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो आंसर आ गया 6 मीटर। तो हम लिख सकते हैं द बॉल विल रीबाउंड बाय 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kg? तो ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है कार की वो इंक्रीज हो गई है 54 किलोमीटर से लेकर 72 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब क्या है कि किनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि किनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी कार की तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कार की, तो जो किनेटिक एनर्जी गेन होगी, जो किनेटिक एनर्जी गेन करेगा कार, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के। तो हमें सिंपली अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो गेन है, मतलब कि जो चेंज आ रहा है किनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल में, वो यहाँ पर हमारा वर्क डन होगा और वही हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमने प्रूव किया था ना कि जो चेंज इन किनेटिक एनर्जी है, जो गेन हुआ है, वो वर्क डन के ही बराबर है। तो गिवन डेटा में हमें मास दिया हुआ है कार का 1500 केजी। इनिशियल वेलोसिटी हम यू लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम 15 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर दे दे और उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है यहाँ पे 5/18 का। सपोज कर लो कोई एक्स वैल्यू है ना, एक्स किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अगर उसको कन्वर्ट करना है कुछ मीटर पर सेकेंड में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/8। ये याद रखना 5/8 वाला फैक्टर है। तो यहाँ पर जब हम 54 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/8 से, 18 से सॉरी, तो ये थ्रीजा होता है, 18 थ्रीजा 54, क्या आएगा 15 एंड 72 5/18, ये 18 फोर होगा, 5 फोर 20, ऐसे करके। तो ये फैक्टर याद रखना, अगर कभी आ गया किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट करना हुआ मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो टोटल मतलब कि जो वर्क डन हुआ मतलब कि वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो अपने आप थोड़ी हो गई है ना, हमने कुछ वर्क किया है उस पे, हमने कुछ वर्क किया है वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, और वो वर्क कितना होगा, चेंज इन किनेटिक एनर्जी होगा, किनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, चेंज इन किनेटिक एनर्जी निकालेंगे विच इज इक्वल टू फाइनल किनेटिक एनर्जी। ये क्या है, किनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये किनेटिक एनर्जी इनिशियल है, हाफ एम बी स्क्वायर एंड हाफ एम यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/2 और m को कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ ऐसे ही रहेगा और m की वैल्यू 1500 आएगी। यू कितना था, 20 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक 1500 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 750 आएगा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर 750 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे
20 का होल स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, 400। एंड 15 का होल स्क्वायर 225। जब हम इसको माइनस करते हैं 175 आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है 750 को 175 से। मल्टीप्लाई करते हैं जरा। ये आएगा 0, 25 टू कैरी, 10 5 35, ये 7 है, 10 5 35, 37। ये से आएगा 0, 35, 3 कैरी, 7 7 49, 50, 51, 52। ये आएगा 0, 7, 5, 0, 5। ये आएगा 12, 1 कैरी, फिर ये 3 2 5, 5 10, 11, 1 कैरी, 12 13। आ गया आपका आंसर 131250 जूल, है ना? तो हम लिख सकते हैं जो वर्क डन किया है हमने इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी, वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी इज 131250 जूल्स, क्योंकि जो वर्क है उसकी यूनिट होती है जूल्स। So let us discuss the question number 5. Ravi applied a force of 10 Newton and moved a book 30 centimeter in the direction of force. How much was the work done by Ravi? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज सोल्यूशन, उस पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हैंड से जब आप बुक को पुश करते हो तो बुक आगे चली जाता है। तो आपने हैंड से क्या किया? फोर्स लगाया कुछ, और बुक ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एक तरह से। तो उसकी वैल्यू हमें एक तरह से दे रखी है, समझ लो कि फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 सेंटीमीटर का है। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल बिटवीन फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री है। तो गिवन इंफॉर्मेशन देखेंगे तो फोर्स 10 न्यूटन आ गया, जो थीटा है, जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो 0 डिग्री है। सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं 30 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइड बाय 100 मीटर। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर जो 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कोस 10 है, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 3 जूल्स। तो वर्क डन बाय रवि इज 3 जूल्स, हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि जो वर्क डन बाय रवि इज 3 जूल्स। नेक्स्ट देखते हैं। और ये कौन आ गया? ये है जूल्स अंकल। ये कह रहे हैं लाइक करो एंड शेयर करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली मेरे आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक तरह से जूल्स अंकल का यही कहना है, तो इनकी बात तो आप मान ही लो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।